हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि एक कमेंट आया था कि सर एक आप इकोनॉमी सिविक्स पढ़ाइए, तो बस इस खत्म होगा मैं आपको सिविक्स भी आपको दूंगा, तो टेंशन ना लीजिए कि खत्म करने के बाद सिविक्स का भी क्लास चलेगा। तो चलते हैं, क्योंकि पूरा इसका ज्योग्राफी का पूरा पढ़ा दिया गया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर चल रहा, तो क्वेश्चन आंसर भी खत्म कर देते हैं। 2-3 दिन में क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सिविक्स का स्टार्ट कर देंगे। इकाई 3 निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। क्लास 10th ज्योग्राफी सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझाया गया, एक एक शब्द पढ़ा के समझाया गया। हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो देखते हैं पहला प्रश्न में क्या कह रहा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारण नहीं है? औद्योगिक अवस्थित कारण है बाजार औद्योगिक के कारण है। पूंजी रहेगा तभी तो औद्योगिक कर पाएंगे। ऊर्जा यानी कि उसमें पावर प्लांट भी होना चाहिए उद्योग करने के लिए, ऊर्जा, तीनों है। तो कौन है? जनसंख्या। जरूरी नहीं कि जनसंख्या होगा तभी उद्योग होगा, जनसंख्या कम होगा तो उद्योग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो कारण नहीं है, कौन है? जनसंख्या नहीं है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। भारत में सबसे पहले स्थापित होने लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा था? भारतीय लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो या विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी। तो सबसे पहले पूछा था, सबसे पहले कौन था? टाटा लौह इस्पात कंपनी था। सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी कौन था? टाटा। कौन था? इसको कहते हैं टिस्को, शॉर्ट में बोलते हैं। प्रश्न संख्या 3। पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि एक में मुंबई एक पतन है, ख में यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थिति है, ग में मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और घ उपयुक्त में सभी। तो आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इस सभी जगह स्थापित की थी। मुंबई एक पतन था और यह कपास उत्पादन के क्षेत्र में स्थित था, इसलिए मुंबई में पूंजी उपलब्ध था, इसलिए सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं? सूती ब्रश, ये तो कृषि से, कपास से होता है। चीनी, गन्ना, कपास खेती से बनेगा तब होगा। जूट, ये जूट भी कपास है, किससे होगा? खेती से। तो सीमेंट है, आप ऐसे भी पढ़ के बता सकते हैं, सीमेंट उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। प्रश्न संख्या 5। हुगली औद्योगिक प्रदेश का कौन है? हुगली औद्योगिक प्रदेश कौन है? कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता कोंगनाकारी, कोलकाता मोदिनीपुर या कोलकाता हावड़ा। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? कोलकाता हावड़ा है जो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ए जेके सीमेंट उद्योग, बी टाटा लौह उद्योग, सी बोकारो उद्योग और सी रेमंड कृत्रिम उद्योग। तो कह रहा निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बोकारो लौह इस्पात है, जो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो सर 6 का ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? क्या पेट्रोल रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग और चितरंजन लोकोमोटिव। तो कौन उपभोक्ता? उपभोक्ता मतलब खाने वाला। क्या पेट्रोल खाते हैं, लोहा खाते हैं, चितरंजन लोकोमोटर खाते हैं। लोकोमोटर जो सामान बनाता है, लोकोमोटर मतलब होता है जो कंपनी जो गाड़ियों के छोटे छोटे पार्ट पुर्जे बनाते हैं, उसे लोकोमोटर कहते हैं। ये होगा नहीं तो चीनी उद्योग, चीनी खाते हैं तो ये कौन हो जाएगा? उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9-8। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण। चीनी बहुत बड़ा कंपनी इसका भी होता है और कागज का भी बहुत बड़ा होता है, विद्युत का भी होता है। खिलौना का छोटा भी एक रूम में भी कंपनी इसका बनाया जा सकता है। तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? चीनी। इसमें कम लागत भी, कम लोग भी लगते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 9। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कौन देने योग्य, ध्यान देने होता। कौन पाल भोपाल, कौन गैस का रिसाव हुआ था, त्रासदी हुआ था? इसमें देखिए आपको एकदम इसको याद बहुत सारी भी बतावे वाला चीज भाई, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था।
किसमें, भोपाल त्रासदी गैस में। इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस चैप्टर का, वहां से भी आप जाके इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लिक जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे में जाइएगा आपको, या तो सबसे ऊपरे में ही आपको क्या लिंक इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे पूरे चैप्टर का आप बढ़िया से समझ सकते हैं, ये पूरे चैप्टर को बढ़िया से अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे करा लघु उत्तरी प्रश्न। कौन उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न। हम लोग ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरी एक में करेंगे, दीर्घ बड़ा हो जाता है, वीडियो उतना नहीं हो सकता क्योंकि वाईफाई नहीं लगा हुआ, एक मोबाइल डाटा में देता है 1.5 GB देता है, और 1.5 GB में मात्र इतना ही वीडियो अपलोड ही हो सकता है जितना वीडियो क्वालिटी बनता है। इसलिए लघु उत्तरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग का अगर यूं प्यार बना रहा तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो वाईफाई लगा लूंगा, जिससे एक ही साथ एक ही वीडियो एक ही बार में अपलोड कर दूंगा। करा लघु उत्तरी प्रश्न में देखते हैं। करा पहला प्रश्न करा, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। तो चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था एकदम सब करने का मौका आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। एक एक प्रश्न टाइपिंग के माध्यम से आपको दिया जाएगा, और मैं टाइपिंग करा के रखे हुए हैं। चलिए हम आपको इसको बताते हैं, प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या होगा। चलते देखते करा लघु उत्तरी प्रश्न हो गया, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, कच्चे मालों द्वारा जीवनोपायोजित वस्तुओं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। वर्तमान समय में यह किसी भी राष्ट्र के विकास एवं संपन्नता का सूचक है। जैसे कपास में कपड़े, गन्ने से चीनी, लौह, अयस्क के लोहा एवं इस्पात का आदि का निर्माण होता है। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, इसका एक क्या था क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अब क्या क्या स्पष्ट करने के लिए करा अंतर। तो देखते हैं, कह रहा सार्वजनिक उद्योग वैसे उद्योग जिनका संचालन सरकार एवं सरकार स्वयं करती है, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे दुर्गापुर भिलाई, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र, ये क्या है, सार्वजनिक है। फिर दूसरा कह रहा है निजी उद्योग वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या सरकार के पास होता है, निजी उद्योग कहलाता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील, ये प्राइवेट, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्राइवेट उद्योग भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी चलाया जाता है। ये था प्रश्न संख्या 2 का आपका आंसर। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उत्तर, उद्योग के स्थानीय कारक के 3 कारण निम्नलिखित है। पहला अनुकूलन, दूसरा अनुकूलन सुलभता, दूसरा है अनुकूलन जलवायु, तीसरा है मानवीय कारण। ये था उद्योग का स्थापित के 3 कारण। ये तीनों कारण को आपको, क्योंकि लघु उत्तरी प्रश्न में तो छोटे छोटे ही तो आंसर आएंगे इसके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या 4, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग को क्या करें, अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर, कृषि आधारित उद्योग वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे त्रिवस्त्र उद्योग, रेशे और ऊन वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कहवा उद्योग, जूट खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर रहते हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे इस्पात एवं लौह इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग, ये सब कौन उद्योग कहलाएंगे, कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। बाकी जो लौह इस्पात सीमेंट उद्योग है, कुछ है खनिज पर आधारित खनिज उद्योग कहलाएंगे। हमको कहा था कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग के अंतर बताने के लिए कहा था। कृषि उद्योग तक यहाँ तक हम लिख दिए। फिर यहाँ से देखिए आपको हम खनिज उद्योग के बारे में यहाँ से लिख दिए। यहाँ से खनिज उद्योग के बारे में है, आप चाहे तो इसको डायग्राम के रूप में एक ऐसे बीचे बन के इधर इधर करके लिख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 5, जो लघु उत्तरी का लास्ट प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक उद्योग क्या, इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। जैसे दुर्गापुर भिलाई, राउरकेला लौह इस्पात है, जिसे सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सार्वजनिक उद्योग कहलाएगा। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या कहलाएगा, जब उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का या सहकारी समिति का योगदान हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे
ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग इत्यादि, यानी कि पीटीसी। ज़्यादा संपर्क कीजिए, पीटीसी में संपर्क कीजिए, ज़्यादा कहे नहीं, ईटीसी नहीं, पीटीसी। ये तो आपका क्या प्रश्न संख्या 5 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए। कौन उत्तरी प्रश्न? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए दोस्तों, YouTube पर पहली बार इस तरीका से एक क्वेश्चन को टाइपिंग करवा के सभी लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ऑब्जेक्टिव सब करवाया जा रहा है। इसके पहले आपको YouTube पर कभी नहीं मिला होगा, लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक को टाइपिंग करवा कर पहली बार YouTube पर आपको दिया जा रहा है। तो मेहनत कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी आप एक बस इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए कि दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसको भी पढ़ने में आसानी हो जाए, आपको भी पढ़ने में आसानी हो और मेरा चैनल भी प्रमोट होते चला जाए। तो देखते हैं प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में प्रश्न संख्या पहला क्या करा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या करें। तो उत्तर हो जाएगा उदारीकरण उद्योग तथा व्यापार को लालफीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना ही करना है, उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण क्या है? देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हेतु देश के अधिकतर उद्योग के नियंत्रण पर सरकारी एकाधिकार को कम कर या समाप्त कर उसे स्वामित्व को निजी हाथों में सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। कौन करण कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। इसी में हम लोग को चर्चा कहा है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी तकनीकी एवं व्यापारी आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तीसरा कहा कि अगला कहा भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति वैश्वीकरण को परिभाषित करने में लगी हुई है। हमारे उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ तारतम्य बनाना है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयतों में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों में पूर्ण परिवर्तनशील बनाता है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। परिणामतः स्वरूप कई क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। विदेश मुद्रा का भंडारण काफी बढ़ गया है, किंतु निर्यात और कृषि दरों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। विश्वव्यापी मंदी के बावजूद चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देश की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पादन की दर अधिक है, किंतु सामाजिक क्षेत्र की प्रगति असंतोषजनक नहीं है। रोजगार सृजन के अवसर कम हुए हैं, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं, अनाज का विलुप्त भंडारण रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासियों कुपोषण के शिकार हैं। इसका मुख्य कारण उनमें क्रय शक्ति की कमी है। वैश्वीकरण का स्वदेशी उद्योग, विशेषकर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारे अर्थव्यवस्था पर और अधिक औद्योगिक पर की विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये क्या हो गया? आपका प्रश्न संख्या 1 का आंसर है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो पवन टीचिंग सेंटर को लाइक करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यहाँ आगे यहीं पढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। उत्तर, इस उद्योगों को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिक और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इनसे देश का आर्थिक ढांचा तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दी है।
इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टीवी, टेलीफोन, पेपर, रडार, सेल्यूलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री, हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि हैं। इन उच्च प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इनके प्रमुख उत्पादन केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ है। इनके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडोज सेवा तथा उच्च आंकड़े संचय सुविधा प्रदान करते हैं। इसका प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। पिछले 2-3 वर्ष में इस उद्योग में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसके कारण तेजी से बढ़ती व्यावसायिक प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण है। ये आपका किसका था? 2 का ये उत्तर था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, जो लास्ट इस चैप्टर का है। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या क्या रहा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का विवरण दें। उत्तर, सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल में चला आ रहा है, परंतु पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास नामक स्थान पर की गई, जो कुछ समय बाद बंद हो गई और पहली सफलता मिली मुंबई में सन 1855 ईस्वी में। कावास्त नाना भाई डाबर ने लगाई और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। वर्तमान में यह भारत का सबसे विशाल उद्योग है, जो कृषि के बाद दूसरा सब बड़ा रोजगार प्रदान करता है। इसका वितरण निम्नलिखित है। क्या है वितरण? तमिलनाडु यह भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र तैयार करने वाला राज्य है। यहाँ 229 मिल है। दूसरा पॉइंट में गुजरात यहाँ मिल की संख्या 117 है। इसके प्रमुख केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, बड़ौंचोद, पोरबंदर, भागनगर एवं नादिर है। महाराष्ट्र यहाँ 107 मिल है। यहाँ के मुख्य केंद्र मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव है। दूसरा में अगला में पश्चिम बंगाल में इसके मुख्य केंद्र आवड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और सीरापुर है। उत्तर प्रदेश में इसके मुख्य केंद्र मानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदी नगर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास इसके प्रमुख केंद्र है। ये था आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न का उत्तर। चैप्टर 3 था ये। चैप्टर 3 क्लास 10th ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए, लघुत्तरी करा दिया और दीर्घोत्तरी सारा प्रश्न करा दिया। इसलिए तो कहा इस चैनल को देखिए, आप थंबनेल में भी लगा लीजिए, आप सब भी आप कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं बार बार पढ़ता हूँ, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। तो ध्यान देने के बाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।